नमस्ते। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं थंबनेल में, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है और ये क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है। जितने भी बच्चे का हिस्ट्री है वो सभी बच्चे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से लेके आए ईटे मन की तथा अस्थियाँ। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ईटे मन की तथा अस्थियाँ। तो हम आप सबके लिए 5 क्वेश्चन लेके आए। आप अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो या फिर और किसी हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड से है जहाँ एनसीईआरटी का फॉलो होता है, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए सक्षम है। आप ही के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो हम देखते हैं 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत डिटेल में आपको हम बताएंगे, एकदम सही ढंग से और आसान भाषा में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन। पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, फिर प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 5, इसी तरह करके हम प्रश्न 5 तो हम सब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है, बड़ा कर लेते हैं और आप सबको दिखाते हैं। प्रश्न 1 कहता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 2015 में 2019 में भी पूछा गया था। तो पुरातत्व से क्या समझते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। पुरातत्व मतलब क्या? पुरातत्व मतलब पुराने जमाने की चीज का अध्ययन। पुराने जमाने की चीज का अध्ययन को ही पुरातत्व कहते हैं। जमीन की खुदाई से जो पुराने बर्तन, औजार, सिक्के या मकान के अवशेष मिले हैं, उन्हें हम पुरातत्व समय के लोग का उन्हें हम पुराने समय के लोगों का इतिहास और जीवन समझते हैं। मतलब ज़मीन के खुदाई से जो हमें चीज़ मिलते हैं, बर्तन, औजार, मकान, सिक्के आदि, उनके अध्ययन करके ही हम पुराने ज़माने के समय के बारे में पता करते हैं कि उस समय सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के इतिहास के बारे में जानते थे। इसी को हम पुरातत्व ही कहते हैं। इसी को पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व कहने का अर्थ ज़मीन के अंदर से जितने भी सामग्री निकलते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन को हम पुरातत्व कहते हैं। चलिए हम आपको इमेज के जरिए बताते हैं पुरातत्व क्या होता है। यह देखिए पुरातत्व वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक कैसे ज़मीन से अपना सामग्री निकाल के उसके बारे में पता करता है कि कोई सामान कितना पुराना है या फिर इस जगह कोई सभ्यता थी या नहीं थी। तो पुरातत्व एक वैज्ञानिक है, ये अध्ययन करते हैं। जैसे ये सब वैज्ञानिक है, पुरातत्व वैज्ञानिक उसकी खोज कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। दूसरा परिभाषा हम देखते हैं पुरातत्व की। दूसरा परिभाषा कहता है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य प्राचीन काल की भौतिक वस्तु, अवशेष, संघनाओं, उपकरणों, सिक्के, शिलालेख आदि का अध्ययन करके अतीत के मानव जीवन, उनकी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। मतलब पुराने चीज़ के बारे में ही हम खनन करके जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं संस्कृति, उस समय की संस्कृति कैसी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी या फिर शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस सब के बारे में ही जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व वैज्ञानिक कैसे अपना काम करता है? देखिए पुरातत्व वैज्ञानिक इस तरह से एकदम बहुत धीरे धीरे अपना कोई भी काम करता है, तो इस तरह करते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक। यह देखिए आप सभी पुरातत्व वैज्ञानिक। और उत्खनन जब करते हैं, मतलब ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं कोई सामग्री, जैसे मटका निकला तो उसका जांच करते हैं कि ये मटका कितना पुराना है। इसी आधार पे हम सबको पता चलता है कि कोई अगर इस जगह सभ्यता है तो सभ्यता कैसी थी, किस तरह समृद्ध थी, उसकी सामाजिक जीवन कैसी थी, इस सब के बारे में पता चलता है पुरातत्व के अंतर्गत। तो हम सब पहला नंबर देख लिया। प्रश्न नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? प्रश्न 2 कहता है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? मतलब इतिहास जब लिखता है तो अभिलेख का उसका क्या महत्व है? सबसे ज़्यादा महत्व तो अभिलेख का ही होता है। अभिलेख नहीं रहेगा तो इतिहास भी नहीं लिख सकते। अभिलेख के द्वारा ही तो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे हम इतिहास में लिखते हैं और हम सब पढ़ते हैं। तो लिखेंगे इस तरह हम सब उत्तर देखें। इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्राचीन काल में जो घटनाएँ होती थी, राजा उन्हें अभिलेखों में खुदवाते थे। सबसे पहला अभिलेख जो लिखने का शुरुआत किसने किया था? तो सबसे पहला अभिलेख जो लिखने का शुरुआत किया था अशोक ने। अभिलेख में खुदवाते थे। इस अभिलेख को पढ़कर हम उस समय के इतिहास, शासक और समाज के बारे में जानकारी मिलते हैं। अभिलेख लिखने की शुरुआत अशोक ने की थी। जो अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी अशोक ने की थी। अब पुरातत्व इतिहास लिखने में जो भी अभिलेख है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अभिलेख नहीं रहेगा तो हम कोई जानकारी इकट्ठा कैसे करेंगे? इसलिए इतिहास की लेखन में अभिलेख की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। इसलिए हम देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है, प्रश्न 3 इस तरह है। प्रश्न 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखा है। यह प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था और इसी प्रश्न को दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाता है। विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखा है। मतलब जहाँ पर अनाज भंडार रखा जाता था, सबसे बड़ा जो विशाल मिला था, सबसे बड़ा अन्नागार मिला था वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तो मोहनजोदड़ो नगर में ही मिला था। तो देखते हैं हम सब इसको लिखेंगे इस तरह, जिस तरह हम लिखे हैं ना उसी तरह आपको लिखना है। तो देखते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने आप सभी का।
मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिले हैं, जो कि कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में। इनमें 6 कमरे वाले कतारे हैं, 6 कमरे होते थे। जो अन्नागार है उसमें 6 कमरे होते थे और बाहर चबूतरे होते थे जहाँ की कोई भी सामग्री सुखाया जाता था। अनाज सब जहाँ अनाज सुखाया जाता था, यह अनाज की किसानों के रूप में इकट्ठा किया जाता है। मैंने कि किसान के कर मतलब टैक्स इकट्ठा किया जाता था और सुखाया जाता था। कहाँ किया जाता था? मोहनजोदड़ो में किसान के कर को इकट्ठा किया जाता था और सुखाया जाता था चबूतरे पर। फसल खराब होने या उत्पाद कम होने पर इसका वितरण नगर वासियों को किया जाता है। मतलब वहाँ की जनता है जो हड़प्पा सभ्यता के, वो सभी को फसल खराब हो गया फिर कम उत्पादन हुआ तो उसका वो वितरण कर दिया था। तो हम देखते हैं इसको इमेज के जरिए समझते हैं कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार कैसा था। यह देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार इस तरह था। 6 कमरे होते थे दोनों तरफ। इस तरफ भी 6 कमरे, इस तरफ भी 6। ये आगे चबूतरे है, ये जो आगे है ये चबूतरा है, ये कमरा है। 1 2 3 4 के 6 कमरे इधर होते थे, 6 कमरे इधर होते थे। यह सीढ़ी है, ये चबूतरा है। इसी चबूतरे पर अनाज सुखाया जाता था। यहाँ पर ही रखा जाता था किसानों का कर लिया हुआ अनाज। तो मोहनजोदड़ो का आप देख लिए विशाल अन्नागार कैसा था। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्नागार प्राचीन भारत की उन्नत नगरीय व्यवस्था और संगठित प्रशासन का अद्भुत उदाहरण है। यह जो है प्राचीन भारत का सबसे अद्भुत, इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह कितना पुराना अन्नागार है और कितना विशाल और कितना अच्छे है। बहुत पुराना है, लगभग 2226 ईसा पूर्व का है। और ये जो अन्नागार था कितना बड़ा था यह भी पूछा जाता है। तो हम आपको बताते हैं, ये अन्नागार था 150 मीटर लंबा था और 75 मीटर चौड़ा था। ये 150 मीटर लंबा था यह अन्नागार और 75 मीटर चौड़ा था यह अन्नागार। और यह अन्नागार मोहनजोदड़ो के ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। कहाँ? ये अन्नागार देखिए, यहाँ पर चबूतरा, ये चबूतरा है ना, इसी चबूतरे पर स्थित थे। ये चबूतरा है, ये चारों तरफ चबूतरे दिए है। इसी के ऊपर ये तो अन्नागार रखने वाला 6 कमरे उपस्थित है मोहनजोदड़ो में, चबूतरे के ऊपर। और 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा था यह अन्नागार मोहनजोदड़ो का। यह प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप सभी से भी याद रखेंगे। और अगला पॉइंट है ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। मतलब जो ये है अन्नागार रखने वाला, ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। इनमें अनाज रखने के लिए 27 आयताकार कक्ष या खंड बनाए होते हैं। 27 गो इसमें रूम बनाया गया था। 27 समझ सकते हैं, 27 गो रूम बनाया गया था अनाज रखने के लिए। और आगे भी चबूतरा उसमें बनाया गया था। प्रत्येक कक्ष के बीच वायु जाने के लिए जगह भी रखा गया था। और अगला पॉइंट है यह सिंधु सभ्यता के उन्नत भंडार, प्राचीन और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उन्नत और प्राचीन कृषि प्रधान को दर्शाता है। और इसका महत्व क्या है? कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इसका महत्व क्या है अन्नागार का। इसका महत्व यह है कि यह अन्नागार मोहनजोदड़ो का संगठित प्रशासनिक व्यवस्था, उन्नत वास्तुकला कौशल और कृषि उत्पाद को प्रचुरता को दर्शाता है। मतलब बहुत ही वास्तुकला था, मतलब बहुत ही विकास था। मतलब कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकास था। यह अनाज का संग्रहण का केवल स्थानीय आवश्यकता के लिए बल्कि संभवतः व्यापार के लिए भी किया जाता है। ये जो संगठन है अनाज का, मतलब एक जगह इकट्ठा रखता था, जो अन्नागार में अनाज को इकट्ठा रखता था तो इसलिए वह व्यापार की चीज़ों को भी इकट्ठा रखा जाता था। तो हम सब देख लिए प्रश्न नंबर 2 कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार के बारे में व्याख्या कीजिए। तो हम प्रश्न नंबर 3 को डिटेल में एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न 4 है हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न 2019 में और 2020 में भी पूछा गया था। और इसी प्रश्न को दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली के 2 विशेषता बताई, या फिर विशेषता बताने बोलेगा या फिर जल निकासी प्रणाली का वर्णन बोलेगा। तो हम आपको इसे एकदम डिटेल में इमेज के जरिए समझाएंगे। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का विशेषता का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छा और योजनाबद्ध थे। मतलब योजना के आधार पर यह जल निकासी जो करते थे योजना के तरीके से। घर
घर, सड़क और नाली एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। घर को ध्यान में रखते हुए, सड़क को और नाली को सबको ध्यान में रखते हुए जल की निकासी जो करते हैं। जल निकासी कहने का अर्थ है मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल कैसे निकलता था, किस नली से निकलता ही था, तो कैसी नली थी, किस तरह थी नली, उसके बारे में कहने का अर्थ ये है कि जल निकासी। तो घर, सड़क और नाली एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। ये मतलब जल निकासी की जाती थी। जैसे सड़क सीधे एक दूसरे को काटती थी, वैसे ही नलियाँ भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब जैसे इस तरह नली गया है, इस तरह नली गया, अब इधर भी घर है तो यहाँ से भी नली गिरेगा तो इधर भी नली आएगा, वही बोलने का समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। घरों का पानी पहले गली के नाली में जाता था। घर की पानी जो थी पहले गली के नाली में जाती थी, फिर वहाँ से मुख्य नली में चल जाता, मतलब जो मेन नली होता था जिससे पूरी नगर की एक जगह से दूसरे जगह पानी पहुंचता था। वही बोल रहा है कि पहले घर की नली में जाती थी, फिर मुख्य नली में जाती थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी, इमेज के जरिए आपको हम समझाते हैं, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से और डिटेल में आएगा। तो हम सब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली। इमेज के जरिए हम सब देखने वाले हैं जल निकासी प्रणाली और हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली। यहाँ देखिए आप सभी कैसे मतलब जल की निकासी की जाती थी, पूरे सभ्यता से कैसे जल निकाला जाता था, किस फॉर्मेट में। सबसे पहला मेन सड़क होता था, पूरे हड़प्पा सभ्यता में मेन सड़क होता था, और फिर वहाँ से नाली निकलती थी। यह देखिए नाली, घर के बगल में एक नाली है, फिर वो छोटी नाली में जाती है, फिर बड़ी नाली, यहाँ देखिए बड़ी नाली है ना, इस तरफ से भी घर रहती थी। समकोण पर काटने का अर्थ देखिए यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से भी आ रहा है नाली, ये दोनों मिलकर ये फिर बड़ी नली में जाती थी, फिर इस तरह जाके फिर बड़े एक मतलब कह सकते हैं कि बड़े खड्डे में जाकर गिर जाती थी। तो देखिए यहाँ क्या क्या लिखा है आपको हम डिटेल में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगाल, लोथल आदि जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत उन्नत मतलब बहुत ही अच्छे थे, वैज्ञानिक और सुनियोजित की थी। मतलब वैज्ञानिक तरीके से अपना जल निकासी कर रहा था हड़प्पा सभ्यता के लोग, वहाँ के शासक। समझ सकते हैं कितना वहाँ के शासक अच्छे होंगे। यह प्रणाली उस समय की उच्च तकनीक, स्वच्छता की प्रति जागरूकता और नगर योजना कौशल की दर्शाता है। इस तरह की प्रणाली जो बनाए थे तो वहाँ की सुरक्षता और स्वच्छता और जागरूकता की ओर वो आकर्षित कर सकते हैं। कैसे नहीं करेंगे, अगर जहाँ पर सही व्यवस्था रहेगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सही व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ आदमी एकदम शांति होंगे, अच्छे से होंगे, इसीलिए तो यहाँ की सही व्यवस्था थी। और देखते हैं जल निकासी का वर्णन। पॉइंट 1 कहता है कि हड़प्पा नगरों में जल निकासी की व्यवस्था सुनियोजित और वैज्ञानिक थी, मतलब बहुत अच्छे से की गई थी। सुनियोजित कहने का अर्थ है कि एकदम सटीकता से की गई थी, सही और व्यवस्थित ढंग से की गई थी, वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। और दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक घर के निकालने वाले गंदे पानी छोटी नलियों के माध्यम से सड़क किनारे बनी पक्की नाली में जाता था। मतलब घर से जो छोटी नाली निकलती थी उसके माध्यम से बड़ी नली में जाती थी गंदी पानी निकालने के लिए। नगर योजना के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट है मुख्य नली ईंट से बनी होती थी। जो मुख्य नली थी, जो बड़ी नली थी, वो ईंटों से बनी होती थी और उन्हें पक्की चुनाव प्लास्टर से जोड़ा जाता था ताकि मतलब टूटे ना, मतलब लीक नहीं हो। जो पक्की नली होती थी, जो मुख्य नली होती थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता था। तो और चौथा पॉइंट है नालियाँ के ऊपर से पक्की ईंट पत्थर के पहाड़े, मतलब उसका ऊपर से ढका हुआ रहता था। चौथा पॉइंट कहने का अर्थ यही कि नाली को ढका हुआ रहता था। पाँचवा पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है मुख्य नलियाँ ढाल के साथ बनाई गई थी जिससे पानी बहाकर नगर के बाहर निकल जाते थे। कहने का अर्थ है कि मुख्य नली जो होते थे, मेन नली जो होते थे, जो सड़क के किनारे बनाए जाते थे सबसे बड़े, उसमें छोटे छोटे सहायक नदी जो मिल के आते थे, और मुख्य नली जो होते थे एकदम ढाल के रूप में होते थे, जो ढाल के रूप में होते थे ताकि नगर की जितनी भी पानी हो एक जगह से दूसरी जगह बहाकर आसानी से चली जाए। अगला पॉइंट कहता है नलियाँ समय समय पर सफाई की जाती थी। जो कि हड़प्पा सभ्यता की नगर प्रणाली थी, नगर जो पानी निकालने की व्यवस्था थी, वहाँ की नली को हमेशा और समय समय पर सही रूप से उसका सफाई की जाती थी। इसके लिए निरक्षित कुएँ, मैन होल बनाई गई थी। जो मैन होल निरक्षित कुएँ बनाई गई थी जहाँ पर गंदी पानी को रखा जाते थे। और अगला पॉइंट कहता है कि गंदा पानी अंततः नगर के बाहर खुले नालों या सोख्ता खंडरों में गिराया जाता था। मतलब सोख्ता खंडर कहने का अर्थ है कि ज़मीन के अंदर पानी को गिरा दिया जाता था या फिर नगर से बाहर
फेंक दिया जाता था पानी को। प्रश्न 5 है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में हमको उसका विशेषता का वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। और उसका दूसरा रूप और पूछता है अगले रूप में, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना प्रणाली का विवेचना कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना प्रणाली का विवेचना हम सब करेंगे। तो इस तरह हम सब लिखेंगे आंसर, उत्तर इस तरह लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर की योजना बहुत अच्छी थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी बहुत अच्छी थी और उनके कुछ प्रमुख कारण है, और जो उसमें प्रमुख कारण है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यहाँ बता देंगे हम। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट 1 लिखेंगे, सड़क। हड़प्पा सभ्यता की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के दोनों ओर चबूतरे थे। हड़प्पा सभ्यता के दोनों ओर चबूतरे बने हुए थे जहाँ लोग आराम कर सकते थे। आराम करने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। सड़क एक दूसरे को सब कोण पर काटती थी और सड़क से छोटी छोटी सड़क जुड़ी हुई थी। एक मेन सड़क से छोटी छोटी सड़क जुड़ी हुई थी हड़प्पा सभ्यता के। और नाले, अगला पॉइंट है कि नाला। हड़प्पा सभ्यता के नाला के बारे में देखते हैं हम सब। नगर की योजना में नालों का बहुत महत्व था। नगर जो योजना बनाए थे नगर की, वो बहुत महत्वपूर्ण था नाले की। सड़क के किनारे नाले बने थे, मतलब सड़क के किनारे नाले बने थे। पहले छोटा नाला निकलता था घर से, छोटे नाले निकल के फिर सड़क के एक बड़े मुख्य नली में मिलता था। फिर पूरा सभ्यता का जो गंदे पानी थे वो बहा के दूसरे जगह ले जाया जाता था और बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाता था। सड़क के किनारे जो बारिश का पानी होता था वो आसानी से बाहर निकल जाते थे नाली के जरिए। और नालों की यह व्यवस्था बताती है हड़प्पा सभ्यता की एक विकसित नगरीय सभ्यता है। यही सब कारण से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी एक सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। अगला पॉइंट है, देखेंगे हम सब। पॉइंट नंबर सी है, भवन। हड़प्पा सभ्यता के भवन कैसे थे, मकान आदि सभी कैसे थे। भवन कहने का अर्थ है मकान। हड़प्पा सभ्यता के भवन भी पक्के ईंटों से बने थे और बहुत सुंदर थे। इनकी बनावट से यह स्पष्ट होता है कि एक व्यवस्थित नगर था। मतलब इस तरह से नगर बनाने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस सभी देखने से लगता है कि यह सभी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं एकदम योजना की तरह बनाते हैं। एकदम पहले ही प्रोजेक्ट बना लिया है कि हमें इस तरह नगर बनाना है, उसी तरह नगर बनाया है। यही कहने का अर्थ है कि व्यवस्थित नगर थे, मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से नगर को बनाया गया था। और नंबर डी है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के बारे में। नंबर डी, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार था जो कि कहा जाता है कि धार्मिक स्थल के लिए स्नानागार मिला है जहाँ कई लोग एक साथ स्नान करते थे। यह स्नानागार भी पक्की ईंटों से बनी थी और नगर योजना में इसकी विशेषता बहुत अधिक थी। जो नगर योजना थी इसमें भी विशेषता भी बहुत अधिक थी। और अगला है अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की कई नगर में अन्नागार मिली है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें कई जगहों पर अन्नागार मिली थी। मोहनजोदड़ो पर ही तो अन्नागार मिली थी, जहाँ लोग अनाज रखते थे और अनाज रखते थे। यहाँ भी नगर होने के कारण एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह भी एक बहुत अच्छे जगह होने के कारण भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता की संकेत की ओर करते हैं। मतलब एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब एकदम विकसित सभ्यता थी, एकदम हला फुला हुआ सभ्यता थी। वहाँ सब कुछ के लिए व्यवस्था की गई थी, उसी को नगरीय सभ्यता कहते। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे मेरे न्यू चैनल, आर सर नाम से मेरा न्यू चैनल है और मैं आप सबके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोडेड कर दिया है। तब तक आप सब देखते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।